नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सांसद से संवाद। और सांसद से संवाद में आज हमारे साथ हैं राज बहादुर सिंह, जो कि मध्य प्रदेश सागर से बीजेपी के सांसद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर आप संसद में पहुंचे हैं। पहले अगर 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का एक्सपीरियंस अगर हम पूछें या जनता जानने की कोशिश करे तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? नहीं, देखिए, फर्स्ट टाइम जब भी कहीं नई जगह में जाना हो जी, तो सबसे पहले तो एक ये अवसर होता है कि कैसे आप उन नई चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं नगर पालिक निगम सागर में पिछले लगभग 25 वर्षों से नगर पालिक निगम सागर में एक पार्षद के नाते और अभी वर्तमान में पिछले 14 से नगर निगम अध्यक्ष के नाते सागर में काम कर रहा था जी। लेकिन पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में आना हुआ, तो मेरा कोई बहुत अनुभव एक बड़ी जगह का था नहीं। तो निश्चित तौर पर अभी प्रथम जो सत्र है हमारा, उसमें तो हमने पूरा समय देके जानने का प्रयास किया है कि लोकसभा क्या है, कैसे लोकसभा चलती है, क्या लोकसभा का प्रोसीजर है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न लगाए जाते हैं। तो मैंने पूरा अभी जो ध्यान है वर्तमान में एक अच्छे श्रोता के रूप में अभी ये समय मैंने गुजारा है। जी जी। क्योंकि नई जगह है इसलिए काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। जी, लेकिन हमने देखा लोगों के लिए, जनता के लिए, चाहे नगर पालिका का कोई सदस्य हो, चाहे विधानसभा का कोई सदस्य हो, चाहे लोकसभा का कोई सदस्य हो, उनको मोटे तौर पर उनके क्या क्या कार्य होते हैं या फिर कौन सा कार्य क्षेत्र उनके अधिकार में आता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ये एक जनप्रतिनिधि के लिए एक चुनौती बन जाता है, क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल चुनौती है जी जी। किसी भी क्षेत्र में आप काम करो तो निश्चित तौर पर एक, जब तक आप 100% किसी क्षेत्र में नहीं हो तो निश्चित तौर पर वो चुनौती भरा काम है। और वही मैंने जैसे पहले बताया कि एक क्षेत्र में लगातार काम करते करते उस क्षेत्र को जब तक हम पकड़ पाए, उस क्षेत्र में जब तक हमने अपना 100% करने का प्रयास किया और हमें लगा कि ये क्षेत्र मैंने पकड़ा है और अब एक नए क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। और परिवेश भी बदला है, नए लोग हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और नए लोगों के बीच में बैठ के और अलग अलग जो नीचे की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नगर निगमों की व्यवस्थाएं हों, चाहे विधानसभाओं की व्यवस्थाएं, लोकसभा बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। और हमारे कई लोगों से जो पहली बार आए हैं लेकिन वो निचले स्तर पर विधानसभा में लगातार 2-2, 3-3 बार विधायक रहे, लोगों से जब चर्चा होती है तो वो भी इस बात को कहते हैं कि लोकसभा बिल्कुल डिफरेंट है। तो निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण काम है। जी, लेकिन अगर संसदीय क्षेत्र सागर की आप बात की जाए, कितना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, किस तरीके के वहाँ के लोग हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या कुछ अब आप चुनाव कर पाए कि किन किन क्षेत्रों में आपको पहले काम करना है? देखिए, जो सागर लोकसभा क्षेत्र है ये 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है, एक सागर और एक विदिशा। सागर में हमारी 5 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं विदिशा क्षेत्र की हैं। तो जो सागर वाला जो हिस्सा है, जिसको हम बुंदेलखंड वाला हिस्सा कहते हैं, ये बुंदेलखंड का जो छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और ये वाला हिस्सा, उसमें सागर को भी हम शामिल करते हैं। तो सागर से ही मैं मानता हूँ कि बुंदेलखंड की शुरुआत होती है। और फिर जैसा ही हम विदिशा तरफ जाते हैं, भोपाल तरफ जाते हैं, रायसेन, विदिशा, भोपाल, ये फिर थोड़ा रिच हमारा एरिया है। जी। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, जी। ये वाला जो हिस्सा है ये सागर से डिफरेंट टाइप का हिस्सा है। लेकिन जो सागर का हिस्सा है, 5 विधानसभाएं हमारी सागर की आती हैं, निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में काम करने का भी बहुत, हमें लगता है, बहुत स्कोप है। ये कई क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्र हैं, पूरी की पूरी सागर से लेके हम जिस इस तरफ निकलेंगे, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, कुछ हिस्सा, उसके बाद फिर हमारा उत्तर प्रदेश से सटा कुछ हिस्सा है,
जिसमें बांदा, हमीरपुर और ये चित्रकूट वगैरह जो आता है, ये हिस्से को मिला के ये हिस्सा बड़ा कमज़ोर हिस्सा है। किसानी बहुत अच्छी नहीं है और उद्योगों के नाम पर इस क्षेत्र में आज हम ये कहें कि बिल्कुल निल है, कोई बड़े उद्योग इन क्षेत्रों में है नहीं। तो हमारा जो मुख्य व्यवसाय कहें जिसे हम, वो केवल कृषि है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन बहुत सीमित हैं और आज की जैसी परिस्थिति है, मानसून जिस प्रकार का मानसून का सिस्टम है पूरे देश में, कहीं अति वर्षा होती है, कहीं सूखे की स्थिति होती है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं मानता हूँ कि किसानी आधारित क्षेत्र होने के बाद भी ये पूरा हिस्सा बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है। बड़े तादाद में इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है और एक बहुत चिंता का विषय है हम लोगों के लिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोग हैं, एक मजदूर वर्ग है और एक मिडिल क्लास है। दो क्षेत्र को मिला के ये पूरा क्षेत्र है और कोई इसमें बहुत कोई हम ये कहें बड़े पैसे वाले बड़े उद्योगपति, इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में कुछ चीज़ें हैं नहीं। तो अभी तक हम लोग देखते थे कि मजदूर बाहर जाते थे, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में हमने देखा है जब से मानसून बड़ा अनियमित हो गया है, एक हिस्से में बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से में सूखा पड़ा है या अति वृष्टि हो रही है या अन्य जो चीज़ें होती हैं, इसका इतना बुरे तरीके से प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर पड़ा है कि सामान्य मिडिल क्लास के जिन्हें हम कहते हैं, वो व्यक्ति भी आज पलायन करने को मजबूर है। और एक ये बहुत बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती उस क्षेत्र में है, कैसे हम कुछ उस क्षेत्र को कर पाएँ कि वो जो हमारे लोग हैं वो उन लोगों को हम रोक सकें। जी, एक बड़ी चुनौती है जी। आगे दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, चूँकि एक अवसर आपने हमें दिया है। हमारा जो पूरे क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय था, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से जो विश्वविद्यालय था, वो हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी जीवन भर की जो कमाई थी उसको लगा के उनने बुंदेलखंड के बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ सकें, एक मिनिमम फीस में बच्चे हायर एजुकेशन को कर सकें, इसको दिमाग में रख के उनने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस विश्वविद्यालय को बनाने में लगाई थी। और पूरा बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र है, उनको केवल एकमात्र विश्वविद्यालय थी जहाँ पे बच्चे आते थे। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और बहुत गरीबी है, तो कम फीस में बच्चे वहाँ से अपनी जो भी बीए बीएससी की जो डिग्री होती थी, तो हमारे बच्चे उसको कर पाते थे। लेकिन अभी कुछ 3-4 वर्ष पहले उस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विरोधी नहीं हूँ, जी जी, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जब से विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तो हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र के बच्चे थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्षेत्र पिछड़ा है, उसमें उतनी प्रतिभाओं में मतलब मैं कहूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उसमें भी थोड़े कमज़ोर हैं, अन्य यदि हम तुलना करें बाकी लोगों से, तो उन बच्चों को आज एडमिशन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि अब जो भी चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमकॉम हो या एमएससी हो या जो भी फैकल्टीज़ हैं, उन फैकल्टीज़ में अब जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो बाहर के लोग भी वो आते हैं। पूरा का पूरा आपके देश भर से बच्चे आ रहे हैं जी, तो उनसे हमारे बच्चे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हालत ये है कि हमारे पूरे जो बुंदेलखंड के बच्चे हैं, आज उनको एडमिशन लेने के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को वो मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ रहा है। और जिनकी हैसियत 1000 रुपये महीने की फ़ीस चुकाने की नहीं है, उनको आज 10-10 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस वो चुका रहे हैं। और कैसे वो फीस चुका रहे हैं वो आप समझ सकते तो हैं। आप की मांग है कि क्षेत्र में नहीं, कॉलेज होना चाहिए। इस देखो, पहले एक जैसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बनी और उसके जो दुष्परिणाम हैं, जैसे ही चीज़ों को सामने लोगों ने देखा कि उसके जो लाभ हैं वो लाभ अभी मिल नहीं रहे, 3-4 साल चूँकि बने हुए हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं वो सबको दिखने लगे। तो अब इसके लिए मांग हो रही है कि स्टेट यूनिवर्सिटी बनना चाहिए सागर में। अब या जो स्थानीय छात्र छात्राएं हैं उनको प्राथमिकता मिले, कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए। नहीं, मैंने
चूँकि बड़ा अच्छा मंच मुझे आज इस बात को कहने को मिला है, मैं जैसे ही लोकसभा का मेंबर बना जी। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं लोकसभा में इस बात को उठाऊंगा। और मैंने अभी वर्तमान में, चूँकि 1.5 महीने 2 महीने का समय कुल हुआ है और पहली लोकसभा पहला सत्र था, तो मैंने जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर को हमने अभी एक पत्र दिया है। हमने उनसे पत्र के माध्यम से पूछा है कि यह संभव है कि हमारे जो लोकल के छात्र हैं, क्या उन छात्रों को हम 20 से लेकर 25% तक उन बच्चों को हम कोई विशेष प्रायोजन के तहत उन बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं क्या? तो ये अभी हमने उनको पत्र दिया है। अब HRD मिनिस्टर से उनका क्या जवाब आता है, यदि पॉजिटिव कुछ संभव हो सकता है तो वो जानकारी मिलेगी, नहीं तो मैं लोकसभा में इस बात को उठाने वाला हूँ कि इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। चूँकि ये जो क्षेत्र है शासकीय, इसमें एक पैसा नहीं लगा, ठीक बात। पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी है, ज़मीन उनने अपने पैसों से खरीदी थी, उसकी जो बिल्डिंग है उसमें जो कुछ भी है डॉक्टर गौर का किया हुआ है। और माना ही जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पानी की समस्या से ग्रस्त है, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने, बीजेपी की जो राज्य सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने अपने क्षेत्र वाले बुंदेलखंड में काफ़ी काम किया है पानी को लेकर। तो कुछ पानी की समस्या में थोड़ा सा कमी आई है, कुछ बेहतर हुआ है, और बेहतर करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, पिछले जो सरकारें थी मध्य प्रदेश में, स्पेशली हमारे यहाँ 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ। तो मैं 2 बातों को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। एक, सिंचाई के साधन, दूसरा बिजली की उपलब्धता, और तीसरा सड़कों का जाल। इन 3 कामों में सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 50 साल से कभी हुआ नहीं। लेकिन सड़कें बन गई, सड़कें आज भी अच्छी हैं मध्य प्रदेश में। आपका भी स्वागत है, आप आइए। मध्य प्रदेश में आज जो ग्रामीण जो नेटवर्क है रोडों का, वो देखने लायक है। एक एक गांव 3-3 तरफ से जुड़ा है। तो रोडों के मामले में तो हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में अद्भुत काम हुआ। दूसरा, बिजली। जब आज से 15 साल पहले यदि हम जाएं तो मध्य प्रदेश में संभागीय मुख्यालय पे 5-5 घंटे की कटौती होती थी। लेकिन पिछले जो 15 साल हुए उसमें बिजली के क्षेत्र में अद्भुत काम किया सरकार ने, और आज सरप्लस, मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली देने वालों स्टेट में शामिल है। बिजली के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आज आत्मनिर्भर है मध्य प्रदेश, और आज हम दूसरे स्टेटों को बिजली दे रहे हैं। लेकिन पानी का क्षेत्र जो है, पानी के क्षेत्र में सरकार ने जितना किया, पानी एकमात्र ऐसी व्यवस्था जो बनाई नहीं जा सकती। सड़कें बनाई जा सकती हैं, बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, नए नए सोर्स डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको सरकार चाह के भी पैदा नहीं कर सकती। ठीक बात। जो व्यवस्थाएं सरकार के पास थी, जहाँ जहाँ क्षेत्र में कमी थी, बड़े बड़े डैम मध्य प्रदेश में बने, छोटे छोटे चेक डैम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए, और निश्चित तौर पर पानी के लिए काफ़ी प्रयास हुए। लेकिन जब मानसून ही, ऊपर से मानसून ही कमज़ोर रहेगा, मानसून प्रॉपर यदि नहीं होगा, प्रॉपर बारिश नहीं होगी, तो सरकारें भी कुछ कर नहीं पाती हैं। तो निश्चित तौर पर एक कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की तरफ हमें ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र सूखे से प्रभावित है, और लगातार ये चीज़ है, आप ऐसे कई पॉकेट हैं जहाँ पे पानी की हमेशा से समस्या है। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जिसमें पानी की समस्या है। पहले बहुत ज़्यादा समस्या थी, फिर धीरे धीरे कुछ सरकारों ने काम किया तो सिंचाई के साधन बढ़े, रकबा बढ़ा, सिंचित एरिया बढ़ा, निश्चित तौर पे किसानों को उसका लाभ भी मिला। किसानों का परिवार बढ़ता जा रहा है और उनकी ज़मीन अब जो है सीमित होती जा रही है, तो उनके लिए वैकल्पिक रोज़गार क्या हो, उस पर भी आपका काम चल रहा है क्या? और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिससे जो फसल वहाँ उगती है उससे कुछ सामग्री बनाई जा सके, या कुछ ऐसे सामान बनाए जा सके जिनकी बाज़ार में डिमांड ज़्यादा हो और वहाँ पर किसानों के बच्चे काम भी कर पाएँ। क्या ये इस क्षेत्र में भी आपकी कोई सोच है, कुछ कार्य है, कुछ विचार है? देखिए, पूरा जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में एकदम ट्रेडिशनल जो किसानी लोग करते हैं, 2 फसलें मुख्यतः पहले मानी जाती थी, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल।
तो ये हमारा वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आज भी मैं कहूँ कि मैक्सिमम किसान, 95% से ज़्यादा किसान रबी और खरीफ की फसल पर आज भी काम करते हैं। जो रबी की फसल है उसको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की फसल तो चूँकि बरसात, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में सोयाबीन मुख्यतः हम लोगों की वहाँ की फसल है, तो इस फसल को तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि ठीक तरीके का मानसून होता है तो ये फसल तो पानी के अभाव के कारण नहीं होता। और कोई अन्य चीज़ें हैं, सोयाबीन के साथ कई दिक्कतें हैं इस फसल के साथ, तो उस फसल का जितना उत्पादन होना था वो उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आई है। तो आज किसान सोयाबीन की फसल का भी विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं। किसान की मजबूरी ये है कि उसके पास जो भी है, 2 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, उसके पास चूँकि अल्टरनेट और कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए वो मजबूरी में कुछ चीज़ें करता है, जिसमें सोयाबीन की फसल मजबूरी की फसल है। मेरा ऐसा मानना है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मूलतः सागर के निकट ही मेरा गांव है। मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उस फसल को लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी। चलिए और चर्चा करेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, उसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और वापस लौटने के बाद सांसद से संवाद में अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सागर मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद। और हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग कह रहे थे कि किस तरीके से आप राजनीति की दुनिया में आए, क्या अचानक आना हो गया, सोच विचार करके आए, या इसको आप कह सकते हैं डेस्टिनी का नाम देते हैं, किस तरीके से शुरुआत हुई? मैं इसकी एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमसे जो हमारे बड़े वाले भाई हैं, 1983 में सागर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव ने लड़ा था, 83। उस समय हम 14-15 साल के रहे होंगे। एबीवीपी से या निर्दलीय या किसी? हम उस समय सागर में एक अलग अलग ग्रुप से चुनाव होते थे। अच्छा। कोई एबीवीपी, एनएसयूआई इस प्रकार के चुनाव नहीं थे। सागर विश्वविद्यालय का चुनाव होता था, तो उस समय जो चुनाव हुआ उसमें हमारे जो हमसे बड़े वाले भाई हैं उनने चुनाव लड़ा था। और 14-15 वर्ष की उम्र में चूँकि भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो एक उत्सुकता थी कि कैसे चुनाव होते हैं, क्या होता है। तो हम लोग उनके पोस्टर चिपकाते थे। उस समय प्रचार के कोई इस प्रकार के सब साधन नहीं थे, फ्लैक्स, ये सब सोशल मीडिया कुछ होता नहीं था। तो उस समय जो एरिया जहाँ बच्चे स्टूडेंट जहाँ पढ़ते थे, तो उनके छात्रावास हैं या जहाँ से उनका निकलना होता था, तो उन स्थानों पे एक ऐसे कागज़ के उस पर नाम लिख के और किस पद के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे कुछ पोस्टर चिपकाने का काम हम लोग करते थे उस समय। और फिर हमारे भाई सागर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने। तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत मेरी एक थोड़ा सा जुड़ाव हो गया कि चुनाव कैसे होते हैं, क्या होता है। 93 की बात है। एक हम लोग जहाँ पर सागर में रहते हैं, वहाँ पे एक सड़क और नाली की मांग को लेके कुछ सुगबुगाहट चल रही थी। काफ़ी लोगों को निकलने में और दिक्कत हो रही थी उस चीज़ों को लेके। तो मुझसे लोगों ने बात की कि यार इसको कुछ करना चाहिए, अपन को भी शामिल होना चाहिए। तो हमने कहा, तो उसको लेके हम लोग एक आमरण अनशन पे मैं बैठ गया उस समय। और चूँकि राष्ट्रपति शासन था, कुछ सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी उस समय, और अचानक से घोषणा कर दी और तीसरे चौथे दिन आमरण अनशन शुरू हो गया। और मेरे उस समय लगभग 46 साथी मेरे साथ आमरण अनशन पे बैठ गए। सब उत्सुकता में के बैठे हैं तो साथ में बैठ गए। और किसी ने हम लोगों को सुना नहीं। विषय बहुत छोटा था, एक रोड थी, एक नाली थी, लेकिन 4 दिन हो गए बैठे बैठे और 46 लोग बैठे थे, तो एक बड़ा चिंता का विषय हो गया। और सब ये कहें कि सब स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, सब बच्चे थे, सब कुछ तो हमसे उम्र में बहुत छोटे थे। अब उनके माँ बाप आके बार बार कहें कि ये क्या कर लिया और ये और सब कैसे चलेगा और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। चौथे 5वें दिन अचानक से पुलिस ने मुझे और हमारे 3 साथियों को गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती हम लोगों का अनशन तोड़वाया।
और खबरों ये में आ गए कहें हो, उसके बाद खबरों में आ गए हो गया। ये कहें कि वो राजनीति की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं कि एक चर्चा में आ गए और लोग नाम से जानने लगे कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो काम करते हैं। उसके तत्काल बाद 94 में नवंबर 94 में नगर निगम के पार्षद के चुनाव आ गए। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ लो, सामान्य सीट थी। तो ऐसे ही करके पार्षद को चुनाव लड़ लिए सब लोग। तो बीजेपी से आपका संबंध कब हो गया, कैसे हमारे हो गया? जो हमारा जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार जनसंघ का परिवार है। हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी, ये सब लोग जनसंघ के लिए काम करते थे और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने उस समय जनसंघ के लिए काम किया। और एक वो एंटी कांग्रेस हमारे घर में शुरू से एक ये कहें कि माहौल था और कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। चूँकि जनसंघ के लिए काम करते थे तो वो धीरे धीरे वही शुरुआत हो गई और वो मेरे मन में वो सब चीज़ें चलती रहीं। और 94 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट दे दिया, एक बड़े बहुमत से चुनाव जीत गया। तो वो पार्षद के रूप में मेरी शुरुआत हुई और तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करना शुरू किया, तब से आज तक 94 में पार्षद बना, फिर 99 में भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा की जो हमारी शाखा होती है, युवा मोर्चा का मुझे जिले का अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने। 99 में फिर 2003 तक मैं अध्यक्ष रहा। 3 के बाद 8 में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी मुख्य शाखा है उसमें मुझे जिले का महामंत्री पार्टी ने बनाया। और ये पार्षद का चुनाव में फिर 94 में लड़ा, फिर बीच का एक ब्रेक करके 2005 में फिर पार्षद का चुनाव लड़ा। तो 5 से लेकर अभी तक वर्तमान में पार्षद हूँ। और 14 में जो हमारा नगर निगम का एक सिस्टम है, एक मेयर होते हैं नगर निगमों में और एक अध्यक्ष होते हैं। जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वो पार्षदों से होता है। तो अभी मैं वर्तमान में नगर निगम सागर का अध्यक्ष भी हूँ। और इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। कोई आपका ऐसा कोई नेता, राजनेता जिसको फॉलो करते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं या जिनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर हो? नहीं, देखो, मुख्यतः जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक विचारधारा पे काम करने वाले हम लोग हैं। लेकिन निश्चित तौर पे राजनीति में जिनके साथ जुड़ाव हुआ वो प्रथम हमारे सागर के अभी वर्तमान में अभी गृह मंत्री थे शिवराज जी की सरकार में, भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर। उनके साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के, वो चूँकि हमसे सीनियर थे, छात्र संघ में हमारे भाई के भी सीनियर थे, और उनका साथ में रह के युवा मोर्चा में काम हम लोगों ने शुरू किया। वो भी हमारे ज़िले के अध्यक्ष रहे पहले। वो फिर वो पार्टी में धीरे धीरे ऊपर चले गए, विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए। लेकिन उनके साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया था। और निश्चित तौर पे आज यदि हमसे कोई कहे कि काम किन के साथ शुरू किया, किसकी छत्र छाया में शुरू किया, तो निश्चित तौर पर वो भूपेंद्र सिंह ठाकुर। जी जी। क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करना, उनकी परेशानियों को जानना, फिर उनके निवारण ढूंढना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सदन के भीतर उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है? सदन के भीतर लोगों की आवाज़ उठाना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, आप एक सदस्य के नाते लोकसभा में जितनी ज़्यादा आपकी उपस्थिति हो उसका एक निश्चित तौर पर लाभ मिलता होगा। ये मुझे पहले सत्र में मैंने अभी प्रयास किया है, बिना कोई नागा किए, बिना कोई एब्सेंट के मैंने पूरा 100% लोकसभा को अटेंड किया है। नए नए लोगों से मिलना, जो सीनियर्स हैं, अलग अलग विषय के जानकार हैं, कई मंत्रियों से भी बातचीत हुई, उनके साथ भी बैठने का अवसर मिला। तो सदन जब चलता है तो सदन में उपस्थिति होना बहुत, मैं समझता हूँ, आवश्यक है। लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र के आपके ऊपर दायित्व है, चूँकि आप जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं, निश्चित तौर पर यदि आपका क्षेत्र से जीवंत संपर्क नहीं होगा तो आपको आगे के चाहे चुनाव हो या कई प्रकार की समस्याएं आपको आएंगी। लोग कहेंगे कि चुनाव जीत गए, उसके बाद नज़र नहीं आते। तो ये तो मजबूरी है, चूँकि लोकसभा चलेगी तो लोकसभा के सत्र में तो आपको आना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों का क्षेत्र वापस सत्र यदि 7 तक है तो 7 के बाद जब हम 8 को पहुँचेंगे
तो एक आध दिन के बाद तत्काल जनता के बीच में हमें जाना पड़ेगा। और अभी तो 2 दिन का विशेष सत्र भी रखा गया था यही बताने के लिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं सभी सांसदों को बताया भी कि भाई सदन में रहने के बाद जब आप अपने क्षेत्र में जाएं तो आप लोगों से और विशेष तौर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाकर रखें। कितना महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या अलग है। हम हमेशा यही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपके बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेके देश के प्रधानमंत्री तक उन वर्गों को अटेंड करते हैं। आप ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करें। हम यही आशा करते हैं, यही शुभकामना देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। सांसद से संवाद में आज के लिए इतना ही। सांसद से संवाद में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।